ये कंडीशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, नेस्टेड इफ़ भी पढ़ चुके हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या था? इफ़ के अंदर इफ़ था। अब यहाँ हम लूप वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लूप के अंदर कोई लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। चलिए देखते हैं नेस्टेड लूप इन से क्या है। नेस्टेड लूप जैसे फार लूप की बात करें तो फार लूप का क्या है? ये सिंटेक्स होता है फार कीवर्ड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर इसका ब्रेसेस स्टार्ट होता है। इसका ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, मतलब एक फार लूप इतना उसकी बॉडी है फार लूप की। इसी फार लूप के अंदर एक और फार लूप स्टार्ट हो गया, उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक? इस यहाँ से लेके यहाँ तक है उसकी बॉडी। समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप का अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो उसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर लूप के अंदर सिर्फ फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर कोई भी लूप यूज कर लीजिए, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, या यहाँ फार लूप ना यूज करके व्हाइल लूप के अंदर कोई भी लूप यूज करिए। मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले हम नेस्टेड फार लूप के बारे में सिंटेक्स देख चुके हैं। इस तरह से नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में भी सिंटेक्स ये है कि व्हाइल लूप के अंदर नेक्स्ट व्हाइल लूप है। डू व्हाइल लूप, डू के अंदर डू व्हाइल, फिर लास्ट वाला व्हाइल। तो ये सब मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब अलग अलग ये लूप है, उसके अंदर एक के अंदर एक डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये फाइनल नोट on loop nesting is that you can put any type of loop inside any other type of loop. For example, a for loop can be inside a while loop और vice versa. तो मतलब कहने की मतलब है कि while के अंदर while ही सिर्फ नेस्टेड लूप नहीं कहलाता, फार के अंदर फार लूप नेस्टेड लूप नहीं कहलाता। हम नेस्टेड लूप कहने का मतलब किसी एक लूप के अंदर किसी एक लूप के बॉडी के अंदर अगर दूसरा कोई लूप आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो अधिकतर हम केस में क्या, हमने पिछले टर्न पे बात भी किया था कि फार लूप क्या होता है? ईजिएस्ट होता है इन तीनों लूप में। वैसे तीनों लूपों का अलग अलग रोल है, लेकिन अगर तीनों लूपों की बात करें तो सबसे आसान क्या दिखता है कि हमें फार लूप दिखता है, उसकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक साथ हैं। तो इधर उधर लिखने के बजाय हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर सब लिख देते हैं, तो हमें क्या आसान पड़ता है कि फार लूप का यूज करना। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। किसी को अच्छा लगता होगा कि व्हाइल लूप अच्छा है, किसी को लगता है कि डू व्हाइल अच्छा है, हमारे हिसाब से फार लूप अच्छा है। तो अगर किसी भी लूप से मतलब एग्ज़ाम में ये नहीं दिया है कि किस लूप का यूज करना है, तो हम फार लूप का अधिकतर यूज करके प्रोग्राम को बनाएंगे। तो फार लूप का एग्जाम्पल से समझते हैं। फार लूप की नेस्टेड फार लूप का एग्जाम्पल क्या, जैसे क्या निकालना है हमें? 2 से 100 तक के बीच का जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको प्रिंट करवाना है। तो प्राइम नंबर कैसे चेक होता है? प्राइम नंबर एक तो 100 के दो से लेके 100 तक के बीच में जाना है, तो एक इसके लिए लूप बढ़ाएंगे कि हर एक नंबर को चेक करेगा। फिर अगर नंबर सबसे पहले तो दो से डिविजिबल करेंगे, अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब कोई भी नंबर है। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 10 नंबर हैं, मतलब मान लीजिए 20 को हमें चेक करना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए हम 27 की बात करें, 27 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसको अगर कैसे चेक करते हैं
कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो नहीं हुआ, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, कोई भी मतलब किसी से भी नहीं डिवाइड होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ढेर सारे डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे हमें 11 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 11 को क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब डिविजिबल नहीं हुआ, तो हो सकता है प्राइम नंबर हो। लेकिन हो सकता है 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से हो रहा, 4 से हो जाए हो सकता है, लेकिन 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से हो सकता है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से हो सकता है, 6 से भी नहीं हो रहा। अब इसके आगे हम नहीं चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने अधिकतर देख लिया है कि 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, तो उसके आगे अब नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर से हम डिवाइड कर चुके हैं उसके मिड से ज़्यादा तक हमने डिवाइड करके देख लिया। अगर मिड से ज़्यादा तक नहीं हो पा रहा है तो मतलब आधे के उधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर होने का चांस होता तो 2 से ही डिवाइड हो जाता ना, अगर आधा हो जाता। तो इसीलिए हम आधे पोर्शन तक उसको भाग दे के चेक करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं उस प्राइम नंबर को निकालने के लिए हम सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास हम जान रहे हैं कि इसमें क्या 2 लूप यूज होगा। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये नंबर भाग रहा। फिर क्या दूसरा लूप किसके लिए लगाएंगे कि पहले नंबर को हम चेक करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब ये भी इंक्रीमेंट हो रहा, नंबर भी उसके अंदर। तो इस तरह से हम 2 लूप का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें लूप के इनिशियलाइजेशन के लिए हम 2 वेरिएबल ले लिए, एक आई है, एक जे है। तो सबसे पहले वाला फॉर लूप हम इनिशियलाइज कर लिए आई इक्वल टू आई लेस देन 100। मतलब ये क्या कर रहा है, ये नंबर को बढ़ा रहा है। ये वाला लूप सिर्फ नंबर को बढ़ा रहा है कि पहले 2 को चेक कर रहा है, फिर 3 को कर रहा है, फिर 4 को कर रहा है, इस तरह से नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर वाला लूप क्या है, डिवाइड करने का है कि अगर डिवाइड से डिविजिबल आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड होके नहीं आ रहा है, मतलब डिवाइड में कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हम कहेंगे प्राइम नंबर है, मतलब उसके आधे से ज़्यादा तक डिवाइड करके देखेंगे। जैसे जे की वैल्यू 2 है, अभी यहाँ जे की वैल्यू अगर 2 है, मतलब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। कंडीशन क्या है, जे लेस देन आर इक्वल आई अपान जे। आई क्या है, आई अभी 2 है, जे अपान जे क्या है, 1 है। जे की वैल्यू 2 है तो इसका डिवाइडेशन कितना आया, 1 आया। तो जे की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी, जे की वैल्यू जे की वैल्यू क्या है यहाँ, 2 आई शायद, सॉरी, यहाँ जे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जे अगर 1 से स्टार्ट होगा तो आई, हाँ, जे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये प्रोग्राम सही है। तो हम उसके ये कंडीशन किसके लिए शो करवा रहे हैं कि हम उसके आधे तक फैक्टर करके देखेंगे। फिर उसके अंदर इफ कंडीशन, अगर आई परसेंट जे मतलब रिमाइंडर नहीं आ रहा है, सॉरी, रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ब्रेक करेंगे। तो अगर ये रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर रिमाइंडर आ जा रहा है तो हम क्या मतलब प्रिंट करवाएंगे कि प्राइम नंबर है। तो ये पूरा प्रोग्राम है। देखिए अब हम ये सिंपल समझाने वाले हैं कि इस फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप आ रहा है, इसी कारण ये नेस्टेड फॉर लूप की कैटेगरी में रखे हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे इस प्रोग्राम में एक कीवर्ड यूज हुआ है, ये ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या है, अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेक का काम क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट है उसे फोर्सफुली टर्मिनेट करवाने का काम है ब्रेक का। देखिए यहाँ लिखा भी गया है,
When the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and program control resume at the next statement following the loop. तो समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ ब्रेक ना लगाते तो ब्रेक ना लगाते तो ये टर्मिनेट नहीं होता, अगर टर्मिनेट नहीं होता तो ये नेक्स्ट लाइन भी चेक हो जाता और ये हमें प्राइम नंबर प्रिंट करवा देता। ये कंडीशन मतलब फॉल्स होगा तब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपाइलर मेरा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर ब्रेक लगा दे रहे हैं तो यहाँ से जाके जे की वैल्यू दोबारा बढ़ जाएगी, मतलब ये रिपीट होके फॉर लूप की इंक्रीमेंट करवाएगा, मतलब जे की वैल्यू बढ़ा के फिर कंडीशन चेक करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है? फोर्सफुली टर्मिनेट करवा रहा है किसी लूप को। समझ में आया? देखिए अब अगर हम बात करें उसके सिंटैक्स की, ब्रेक स्टेटमेंट के सिंटैक्स की, तो अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है, देखिए अगर हम डू व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो पहले तो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर ये कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर ये कंडीशन चेक होगा। मान लीजिए हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद, जैसे सर्च कर रहे हैं कोई नंबर 10 से 20 के बीच में 5 नंबर, मान लो 5वें नंबर को सर्च कर रहे हैं, फिफ्थ जिसका नंबर 5th है उसको सर्च कर रहे हैं। अगर हमें को वो मिल जाता है तो हमें आगे ज़रूरत क्या है चेक करने की लिए, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्योंकि अगर नंबर एग्जैक्ट इक्वल 5 आ गया तो मतलब नंबर हमें मिल गया, तो हमें 6, 7, 8, 9, 10 को चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो वही बात है कि ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा हम कंडीशन को टर्मिनेट करवा सकते हैं, मतलब लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना फॉल्स हुए ही। समझ में आ गया होगा? जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि देखिए कोई कह रहा है कि 10 मतलब ये 10 है, 10 से 15 तक की नंबर को प्रिंट करना है। अब हम कंडीशन क्या लगाए हैं? a <20 लगाए हैं, तो यहाँ से क्या लूप हमारा 20 तक जाएगा, लेकिन हमें क्या लगा दिया गया है कि हमें 15 नंबर तक प्रिंट करवाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगाए हैं टर्मिनेट करवाने के लिए। क्या टर्मिनेट करवाएंगे? अगर a ग्रेटर देन 15 आ गया है तो लूप टर्मिनेट हम करवा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं लूप को। ये ब्रेक कहाँ होगा? लूप ब्रेक होगा, क्योंकि ये लूप की बॉडी में है। लूप की बॉडी यहाँ देखिए, ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग किसका है? इफ वाले स्टेटमेंट का है। देखिए इफ का यहाँ स्टार्ट है और यहाँ क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग कहाँ है? ये ब्रेक कहाँ है? लूप के अंदर है। लूप के अंदर है तो लूप को टर्मिनेट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? जैसा कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता था कि फोर्सफुली हम टर्मिनेट करवा रहे हैं, तो उसी तरह उसका जस्ट रिवर्स, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रहा है तो अगर हमें कंटिन्यू कराने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ थ्योरी में लिखा भी गया, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क समव्हाट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट instead of forcing termination. However, continue force the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. तो समझ में आया कि कंटिन्यू जस्ट ब्रेक का उल्टा है। ब्रेक का काम क्या है कि लूप को टर्मिनेट करवाए, लेकिन कंटिन्यू का काम क्या है कि नेक्स्ट इटरेशन आए, मतलब नेक्स्ट लूप का नेक्स्ट पार्ट आ जाए। जैसे हम अभी 16 पे हैं तो 17 वाला इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरह की अगर हमें कहीं ज़रूरत है, मान लो हमें कहीं प्रिंट करवाना है 1 से 20 नंबर के बीच में सब नंबर को, लेकिन 15 को नहीं प्रिंट करवाना है, तो हम वहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करवा के ये कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। देखिए जो कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स है ये कुछ इस तरीके से, कंटिन्यू कीवर्ड है, फिर क्या है, सेमीकोलन है। जो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स था सिर्फ ब्रेक सेमीकोलन था, उसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कंडीशनल कोड ट्रू हो रहा है तो कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशनल कोड ट्रू होगा। अगर मान लीजिए हमें फोर्सफुली क्या करना है कि इसको कंटिन्यू करना, कंडीशन ट्रू हो गया लेकिन हमें इस फिर कंडीशनल जो कोड है प्रिंट हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्या है, कंडीशन जाके चेक करना है, सिर्फ कंडीशन चेक करना है, फिर क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब क्या है, कोई अगर फंक्शन, कोई अगर हमें लाइन स्किप करना है फोर्सफुली कंटिन्यू के द्वारा करेंगे। अगर कोई लाइन किसी हमें लूप को टर्मिनेट करना है तो किसके द्वारा करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा करेंगे। कंटिन्यू का मतलब क्या है, फोर्सफुली कंटिन्यू, फोर्सफुली बढ़ा रहा है। ब्रेक का मतलब फोर्सफुली टर्मिनेटिंग कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के एग्जाम्पल के बारे में। अगर क्या है कि हमें 10 से 20 के नंबर में प्रिंट करवाना है लेकिन 15 वाले को स्किप करना है, तो हम यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ a=10 है, a इनिशियलाइजेशन है, लूप का इनिशियलाइजेशन अगर ये है, फिर डू स्टेटमेंट है। डू के अंदर एक स्टेटमेंट लगाए हैं क्या, a=15, a=15 नहीं है तो ये वाला पोर्शन इतना एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाली पोर्शन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ क्या है, वैल्यू ऑफ a10 एग्जीक्यूट होगा, फिर a की वैल्यू बढ़ जाएगी। a की वैल्यू अब क्या है, 11 है, कंडीशन चेक हुआ ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये डू बॉडी के अंदर आएगा, फिर चेक यहाँ हुआ ये वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स है तो ये मतलब क्या होगा, स्किप हो जाएगा। अब यहाँ प्रिंट हो जाएगा 11, लेकिन a की वैल्यू अब 12 बढ़ चुकी है। इस तरह के से a की वैल्यू 13, a की वैल्यू 14, a की वैल्यू 15 होगी। 15 होके यहाँ आया, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो a की वैल्यू अब क्या हो गई, 16 हो गई। 16 होने के बाद कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि फिर a की वैल्यू जाके चेक कर रहा है, a की वैल्यू 16 नॉट इक्वल 15 है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो अब ये स्किप हो जाएगा। ये स्किप होने के बाद यहाँ वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा 16 होगा, तो 15 वाला नंबर वाला क्या होगा, स्किप हो जाएगा। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्किप करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। गो टू का मतलब क्या है, देखिए अभी तक जो ब्रेक स्टेटमेंट था उसमें क्या था, कंडीशन चेक हो रहा था। अगर कंडीशन सही है या फॉल्स है जिसके अंदर हम लगा रहे हैं वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा। और कंटिन्यू भी कंडीशनल था, कंडीशन चेक के ही कंटिन्यू करवा रहे हैं। लेकिन गो टू स्टेटमेंट क्या है, गो टू अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल कहने का मतलब कोई कंडीशन नहीं चेक हो रहा है। जैसे व्हाइल लूप में क्या है, कंडीशन चेक हो रहा है। डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक होके करवा रहा है रिपीट। फॉर लूप में क्या हो रहा है, कोई ना कोई कंडीशन चेक के ही मतलब उस स्टेटमेंट को रिपीट करवा रहा है। लेकिन गो टू स्टेटमेंट के द्वारा क्या होता है कि हम अनकंडीशनल होता है, जहां हम गो टू लिख देंगे वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। मतलब ये एक तरह का जंपिंग स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे अगर हम दूसरे लाइन पे हैं, अगर हमें 10वें लाइन पे जाना है तो हम गो टू लिख देंगे, उस वाले कोई फंक्शन का नाम बना के वहाँ फंक्शन का नाम पुट कर देंगे, उस फंक्शन पे क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा बिना किसी कंडीशन चेक हुए, अनकंडीशनल है। तो अब चलिए देखते हैं। अब देखिए गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, हाईली डिस्करेज होता है आप एनी, मतलब
ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। मान लीजिए अभी हम 20 गो टू स्टेटमेंट इसमें यूज कर दे किसी प्रोग्राम में, तो क्या होगा, दूसरे लाइन से 10वें, 10वें से 15वें, 15वें से फिर पहले पे, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी चाहिए, मतलब गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ हद तक, मतलब जहाँ तक हम कोशिश करें कि अगर बिना हमारे गो टू स्टेटमेंट के ही प्रोग्राम हो जाए तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज नहीं करते। अब देखते हैं अगर मान लो इन केस गो टू स्टेटमेंट का यूज करना पड़े, तो अब देखते हैं कि सिंटेक्स, गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। गो टू का सिंटेक्स देखते हैं। गो टू क्या है, गो टू का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, गो टू फिर कहाँ जाना है वहाँ का लेबल लिखेंगे, बस सिंपल सिंटेक्स। जैसे फ्लो चार्ट्स देखते हैं गो टू के लिए, मान लिया हम पहले स्टेटमेंट पे हैं, अगर हमें पहले से तीसरे पे जाना है तो गो टू लेवल 3 लिख देंगे। अगर हमें लेवल 3 पे जाना है तो यहाँ गो टू लेवल 3 लिख देंगे। अगर हमें सीक्वेंस से चलना है तो हम क्या करेंगे, एक के बाद ये, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक ये करेगा ही। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, गो टू का यूज करके एग्जाम्पल समझना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वहीं 15 वाले नंबर को स्किप करना है, 15 वाले नंबर को स्किप करना है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कैसे उस प्रोग्राम को लिखेंगे, देखिए ये क्या है, जो डू लूप है उसको हम एक लेबल बना दिए हैं। लेबल कैसे बनाते हैं, ऐसे जैसे लेबल का नाम है लूप, लूप के बाद सेमी कॉलन लगा के, ये क्या है, डू वाले क्या है, डू वाला लूप जो है उसका नाम हम रख दिए कि इस लेबल का नाम क्या है, लूप। अगर हम कहीं गो टू लूप करेंगे तो अब वो हमारा कंपाइलर कहाँ आएगा, ये डू वाले स्टेटमेंट के अंदर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये लूप का इनिशियलाइजेशन हम कर दिए हैं a इक्वल 10, मतलब किसी वेरिएबल में a की वैल्यू 10 आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप स्टार्ट हो रहा है, डू लूप है, डू लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। डू लूप की बॉडी के अंदर पहला एक स्टेटमेंट आया जिसका नाम है इफ क्या, इफ का कंडीशन क्या है, a इक्वल 15, a एग्जैक्ट इक्वल 15 तो है नहीं, तो क्या होगा, ये कंडीशन फाल्स हुआ, तो ये इतनी इसकी इफ की बॉडी स्किप हो जाएगी। स्किप होने के बाद प्रिंट या फंक्शन है, यहाँ क्या होगा, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ 10 आ जाएगी। फिर a की वैल्यू बढ़ चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुकी है। इंक्रीमेंट होने के बाद व्हाइल वाला कंडीशन चेक हुआ, व्हाइल वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर डू की बॉडी पे रिपीट होगा। ये डू व्हाइल लूप का हमने सिंटेक्स बता चुका है, प्रोसेसिंग बता चुका है, कैसे कंपाइलर प्रोसेस करता है। अब यहाँ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, हम जिसको बताने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट में यहाँ इस बात करने वाले हैं। तो गो टू कैसे काम करेगा उसके बारे में हम यहाँ एग्जैक्ट बताएंगे। तो अब यहाँ a की वैल्यू 11 हो चुकी है, तो ये डू वाली फिर मतलब लूप चलेगा, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन फिर स्किप हो जाएगा, यहाँ से 11 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से 11, 12, 13, 14 तक प्रिंट होगा। अब a की वैल्यू 15 आए, 15 लेस देन 20 है, सही हुआ, कंडीशन सही हुआ, तो लूप की बॉडी में इंटर किया। लूप की बॉडी में पहला स्टेटमेंट आया a एग्जैक्ट 15, तो 15 एग्जैक्ट 15, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू होगा तो अब इफ़ की बॉडी में इंटर करेगा, इफ़ की बॉडी में a इक्वल a+1 आया, मतलब 15 + 1 16 हो गया। 16 होने के बाद गो टू लूप, गो टू लूप का मतलब गो टू इस लूप का क्या है, लेबल का नाम है, लेबल का नाम कहाँ यहाँ से रखे हैं, तो फिर यहाँ आ जाएगा। अब a में 16 आ चुका है, 16 आ चुका है, तो लेबल ये है, मतलब डू वाला फिर एग्जीक्यूट करा रहा है, डू वाला एग्जीक्यूट करा रहा है, तो 16 एग्जैक्ट 15 गलत है, तो ये वाला फिर स्किप हो जाएगा, इफ़ की बॉडी फिर स्किप हो जाएगी, फिर यहाँ से 16 प्रिंट होगा। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि 15 वाला जो लाइन था उसको हम स्किप करवा दिए, किसके द्वारा, गो टू लूप के द्वारा। आई होप पूरा समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम
इस वीडियो का क्यूटीबी पूछ लेते हैं कि जो हमारा गो टू स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट किस टाइप का लूप है, सॉरी किस टाइप का स्टेटमेंट है, अनकंडीशनल है या कंडीशनल है। तो इस क्यूटीबी का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।